हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज हमें डेली सीए कवर करना है 25 मई 2024 के हिसाब से। चलिए उससे पहले तिथि देखेंगे जैसे हम रोज करते हैं। ज्येष्ठ महीना चल रहा है और ज्येष्ठ महीने के जो शुरू के 9 दिन होते हैं उसे 9 तपा कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इस समय सोलर रेडिएशन इंडिया वाले हिस्से में हम रिसीव कर रहे होते हैं, तो बहुत गर्मी होती है। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, पर्टिकुलरली ये जो राजस्थान यूपी वाला जो बेल्ट है, तो गर्मी से अच्छे से बच के रहिएगा। कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज है द्वितीय। ओके, चलिए कल जो सेशन कंडक्ट किया गया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस करेंगे, फिर आज की कहानी स्टार्ट करेंगे। सो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 99th मेंबर ऑफ ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 99th मेंबर के तौर पे रेटिफिकेशन डॉक्यूमेंट किसने दे दिए हैं, और आंसर क्या है? स्पेन इज द राइट आंसर। अगर आपको ISA के मेंबर्स को लेके कंफ्यूजन है, कल हमने वैसे क्लियर किया था, सिग्नेटरीज अलग हैं, रेटिफाइड मेंबर्स अलग हैं, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप पूरे मेंबर्स और सारे सिग्नेटरीज की लिस्ट देख सकते हो। सो कोई कंफ्यूजन का स्कोप मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सेशन के दौरान मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस किए थे और आज रैंडमली किसका आंसर पिक किया है? अलीजा आसिफ आपका पिक किया है। सो पहला क्वेश्चन था कि यंगेस्ट इंडियन फीमेल टू अटेन माउंट एवरेस्ट, नहीं टू समिट माउंट एवरेस्ट, कोई बात नहीं, इंग्लिश के इश्यूज को हम छोड़ देंगे। सो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल कौन है, क्या नाम है? मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा है, एंड आई थिंक 2014 अराउंड में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जो कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी वो नेपाल साइड से चढ़ने वाली थी। ये ओवरऑल माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने वाली सबसे यंगेस्ट इंडियन मालावत पूर्णा है, राइट। देन आई हैड आस्क्ड यू कि मैक्स वर्स्टैपेन, जिनकी कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि अमीलिया ग्रैंड प्री इन्होंने जीत लिया, तो और कौन कौन से ग्रैंड प्री 2024 में इन्होंने जीते थे? क्या आंसर है? सऊदी ग्रैंड प्री, बाहरीन, चाइनीज, जापानीज एंड रिसेंटली अमीलिया रोमैग्ना। देन जेनी अर्पनबेक, जेनी अर्पनबेक ने वो कौन सी नॉवल लिखी है, फिक्शन नॉवल, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? आंसर हो जाएगा कायरोस। ठीक है, तो ये सारे कल के डिस्कशन हो गए। आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे उसके PDF कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? परचम का टेलीग्राम चैनल है, परचम की ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन है, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आप लाइव चैट में मौजूद हो तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी अगर PDF चाहिए आपको, जैसे मंथली मैगजीन चाहिए या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के चाहिए, जो भी कुछ यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, या फिर CA रफ्तार चाहिए, क्वार्टरली हेडलाइनर है, 3 महीने की सिर्फ हेडलाइन सारी आ जाती हैं कैटेगरी वाइज। CA सवाल चाहिए हर महीने 200 MCQs विद एक्सप्लेनेशन, तो उन सब के लिए parchamclasses.in चेकआउट करो। सब्सक्रिप्शंस चाहिए एनुअल, हर महीने अपने आप आपके पास डॉक्यूमेंट आता जाए, तो उसके लिए आप परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, परचम ऐप चैट में चैट कर सकते हो। कुछ बाय किया है, मिल नहीं रहा, एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो parchamclasses06@gmail.com यहाँ लिखना है और कहीं नहीं। ठीक है, चलिए करें कहानी स्टार्ट आज की। सो देखिए, 24 मई को कल पहली बार एक दिन ऑब्जर्व करना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शुरू किया है। यूनाइटेड नेशंस है, सो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है जनरल असेंबली। सो UNGA ने डिक्लेयर किया है 2024 से ही मई 24 को, किसको? मई 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। ये एक एनिमल है मारखोर, और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है मारखोर। सो ये जो मारखोर है इसके लिए एक डे डेडिकेट कर दिया गया है मई 24, और ये 2024 से ऑब्जर्व किया है UNGA ने। तो अच्छे से पकड़ कीजिएगा इसको, कोई भी नया डे शुरू हो रहा है, पहली बार शुरू हो रहा है, तो पूछे जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। UNGA ने प्रोक्लेम किया है 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर, एंड दिस द फर्स्ट टाइम दैट दे आर ऑब्जर्विंग दिस डे। मारखोर, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है? कैप्रा फैल्कोनेरी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे पर्टिकुलरली पाई जाती है। इंडिया में भी देखी जाती है। पाकिस्तान का तो नेशनल एनिमल है ही। एशिया में, सेंट्रल साउथ एशिया में, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस वाली पूरी बेल्ट में माउंटेनियस रीजन में इस स्पीशीज़ को देखा जाता है। ठीक है, अब ये थ्रेट में आती जा रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वही इलीगल हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो माउंटेन का वेजिटेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, उसके चलते इनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अभी ये जो कैटेगरी है, अगर 2014 से देखें तो ये नियर थ्रेटेंड में है।
यानी थ्रेटनिंग के पास है, बहुत ही जल्दी अगर इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए तो ये थ्रेटन स्पीशीज में आ सकती है। और IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ये नियर थ्रेटन में है। और साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये जो साइट्स है इसके अपेंडिक्स 1 में आती है। इसका खरीदा बेचा जाना, इलीगल ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है जी, चलिए। सो मार्कोर डे याद रखेंगे। फिर 25 में यानी आज ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। काफ़ी सारे घरों में आपको फीमेल्स में थायराइड के इशू देखने को मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी थायराइड इश्यूज एकदम से कई फीमेल्स में पॉप अप हो जाते हैं। सो वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि थायराइड के टुवर्ड्स अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सो वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। इस बार की थीम क्या है? थायराइड डिजीजेस आर NCDs। व्हाट आर NCDs? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। थायराइड कम्युनिकेबल नहीं है, मुझे है तो आपको होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। सो थायराइड डिजीजेस आर NCDs, ये इस बार की थीम है। अब क्यों मनाया जाता है 25 मई को थायराइड डे? बिकॉज यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन जो है वो इस समय एग्जिस्टेंस में आई थी इन द ईयर 1965 और इन्होंने ही थायराइड डे ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब ये तो चलो डे से रिलेटेड बातें हो गई। अब थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बॉडी में उसका क्या फंक्शन होता है, अगर ठीक से फंक्शन नहीं करे तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये सब स्टैटिक एंगल से हम देखेंगे। सो देखो, थायराइड ग्लैंड होता है और हमारे नेक रीजन के अंदर ये होता है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। सो इट इज द एंटीरियर और फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक। इट इज लोकेटेड हियर। एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है इस तरह का, ठीक है, बटरफ्लाई शेप का। डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो बिना डक के सीधे अपना जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, ओके, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। और कुछ होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे। सलाइवा ग्लैंड्स है, पर्टिकुलरली माउथ रीजन में करेंगे। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट के बिना, डक्टलेस है यानी बिना डक्ट के सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन रिलीज करता है और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये बटरफ्लाई जैसा होता है। अच्छा, इसके मेन फंक्शन क्या है? ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके मेटाबॉलिक रेट को स्मूथ रखने के लिए। अगर इस ग्लैंड के सिक्रीशंस ऊपर या नीचे हो जाएं तो आपके मेटाबॉलिक रेट्स बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली बच्चों में ब्रेन के सही डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब देखिए इसका पिक्चर, ये गले में इस जगह होता है। दिस इज द शेप ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड। ना थायराइड ग्लैंड दो मेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक है T4, एक है T3। इसमें भी T3 ज्यादा एक्टिव ग्लैंड हार्मोन होता है। T4 यानी कि थायरॉक्सिन, इसके अंदर आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं। एंड ट्रायोडोथायरोनीन, इसके अंदर 3 एटम्स होते हैं और ये ज्यादा एक्टिव होता है। ये जो थायरॉक्सिन होता है ये भी थायरोनाइन के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर अपने काम करता है, राइट। सो अगर ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए या अंडर एक्टिव रह जाए तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब किसी भी चीज का नॉर्मल से कम होना। तो अगर आपका थायराइड कम फंक्शन करता है यानी कि उसके सिक्रीशंस रिड्यूस हो जाते हैं नॉर्मल से, तो यानी अंडर एक्टिव हो जाता है, तो फटीग, वेट गेन, हाँ वेट गेन होता है, डिप्रेशन जैसे इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ये जो कंडीशन है आपके थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के ज्यादा होने की वजह से होती है। ओवर एक्टिव हो गया, हाइपर हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, तो इसमें आपका वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ा देता है वो। आप जो भी खाओगे एकदम से हजम हो जाता है, इतनी मेटाबॉलिक रेट होती है कि योर बॉडी स्टार्ट लूजिंग वेट, ठीक है। सो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। सो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन एंड ट्रायोडोथायरोनाइन, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है 25 मई को, एंड दैट इज अफ्रीका डे। हाँ, सो अफ्रीका डे 2024 को 2024 के अंदर जो मनाया जा रहा है, कौन सी तारीख है? 25 मई। 25 मई को अफ्रीका डे मनाया जाता है। अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट हैज गॉन थ्रू अ लॉट, राइट। कॉलोनियलिज्म के टाइम में रेसिज्म, और अभी भी कई जगहों पे इनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं जो भी अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं। सो इस दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये जो
OAU है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये एग्जिस्टेंस में आई थी कब? 25 मई 1963 में। और यही OAU प्रीकर्सर रही अफ्रीकन यूनियन की। आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक यूनियन है, उनका एक ग्रुप है। तो वो जो अफ्रीकन यूनियन है उसका प्रीकर्सर यानी उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एक ग्रुप हुआ करता था अफ्रीकन नेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। और वो एग्जिस्टेंस में आई थी 25 मई को, और इसीलिए 25 मई को अफ्रीकन डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इस बार का जो अफ्रीकन डे है वो उसकी जो थीम तो ऐसा डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन उसका फोकस विमेन इन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रहने वाला है। सो 25 मई को थायराइड डे, देन उसी दिन आ गया अफ्रीकन डे, 24 को हमने देखा मार्कोर डे डिक्लेयर किया गया है। सो अब अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं इंडिया में, और इंडिया में भी बे ऑफ बंगाल साइड में चलेंगे और नॉर्दर्न जो हिस्सा है इंडियन ओशन का वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है। और जो हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने चेतावनी इशू की है, ऑरेंज अलर्ट तक पहुँच गए हैं हम, कि जो हमारे बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले साइड का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो थोड़े अलर्ट पे रहें, बिकॉज बहुत ही जल्दी यहाँ पे साइक्लोन हिट हो सकता है। और जो भी फिशरमैन कम्युनिटी सी में उतरती है उनको रेड अलर्ट दे दिया गया है कि बिल्कुल पानी में नहीं जाना है। सो कौन सा साइक्लोन है, कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात करें? साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल, तो नाम अच्छे से याद रखिएगा, साइक्लोन रेमल। इसको नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है। जो भी साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें इंडियन ओशन में जो उठते हैं, तो उनमें जो भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन से लगी हुई, वो एक एक करके नाम देते चलती हैं। तो इस बार जो साइक्लोन रेमल है उसका नाम ओमान ने दिया है, और ये बंगाल को हिट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है 26 मई को, यानी कल, राइट। सो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज इशूड अलर्ट फॉर साइक्लोन रेमल, और इंडिया के वेस्ट बंगाल और एंड अदरवाइज बांग्लादेश को ये हिट कर सकता है, ऐसी चेतावनी इशू की गई है। नाउ लो प्रेशर एरिया देखा जा रहा है। लो प्रेशर एरिया प्रीकर्सर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। जब पानी होते हैं, ओशन का जो वाटर है जब बहुत गर्म हो जाएगा और वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ की जो गैस है वो ऊपर चली गई है, जो एयर है वो ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। और लो प्रेशर एरिया डेवलप होना मतलब साइक्लोनिक कंडीशंस के लिए आप एक बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार कर चुके हो। वाई? बिकॉज हाई प्रेशर से हवाएं गश करती हुई यहाँ आएंगी, और जब आएंगी तो वो गोल गोल घूमेंगी। क्यों? कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है, और फिर वो मूव करता है और लैंडफॉल कहाँ कर सकता है? इस एरिया के अंदर ऊपर आते हुए यहाँ पे इधर और इधर यहाँ लैंडफॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 2-3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये है कि जो वाटर है, राइट, जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, गर्म पानी होगा तभी वो भाप बन करके ऊपर उठेगा। अच्छा, जो पूरा एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा टर्बुलेंट, डिस्टर्ब सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ शांत वातावरण चल रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, ऊपर टेम्परेचर रिलेटिवली ठंडे होने चाहिए, ताकि जब गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाके ठंडी होकर बादल बनाने जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, राइट। तो जब नीचे गर्म पानी होता है, ओशन का वाटर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो वो एयर राइज करती है। देखो ये रेड एयर आपको दिख रही है, वार्म और मॉइस्ट एयर, वार्म एंड मॉइस्ट एयर। मॉइस्चर आ जाएगा बिकॉज नीचे ओशन है, और वार्म बिकॉज गर्म पानी है वो उठी, मॉइस्ट एयर ऊपर जाके कूल हुई। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। विंड्स विल कम, लेकिन विंड्स जब आएंगी तो अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो इस तरह से चक्कर काटना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो साइक्लोन है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल ब्रीफ में आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे समझाया है। साइक्लोन इज रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हुआ और यहाँ से आना शुरू हो गई हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है हवा हमेशा, राइट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो फटाफट से आएंगी यहाँ पे हवाएं, और जब आएंगी तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले हिस्से में लाई करता है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएंगी हवाएं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और अगर यही सदर्न हेमिस्फेयर में होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। इसके पीछे का कारण कोरियोलिस फोर्स है, यानी अर्थ जब घूमती है तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है। देन साइक्लोन वायलेंट स्टॉर्म्स और वेदर को अपने साथ लेकर के आता है। देखो बहुत तेज हवाएं चलेंगी बिकॉज लो प्रेशर बन गया है, जूप करके हवाएं आ रही हैं, ऊपर घुमड़ रही हैं, बादल बन रहे हैं, बिजली है, बारिश है, और ये पूरा का पूरा काफिला लैंड की तरफ अब मूव कर रहा है।
तो दो तरह के यूजली साइक्लोन होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे, राइट, और होते हैं एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। ये मिडिल लैटिट्यूड में टेम्परेट एरियाज में होते हैं। इंडिया कौन से साइक्लोन एक्सपीरियंस करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्सपीरियंस करता है, राइट, और इंडियन ओशन में ये यूजली उठते हैं और गर्म टेम्परेचर पानी का ये वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है इन साइक्लोन का। क्लियर? चलो अगली न्यूज पे चलेंगे। अब चलते हैं यूएई, दुबई। तो दुबई ने रजनीकांत चश्मा ऐसे पहनते हैं ना, सो रजनीकांत रिसीव्स गोल्डन वीजा फ्रॉम यूएई's डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने गोल्डन वीजा दिया है रजनीकांत जी को हाल ही में। अब ये न्यूज़ जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है या पॉइंट क्या है? गोल्डन वीज़ा क्या होता है? सो यूएई जो गोल्डन वीज़ा देता है उसका मतलब ये है ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है। इस वीज़ा के साथ आप 5 से 10 साल तक यूएई में रह सकते हो, मल्टीपल बार आ जा सकते हो, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो यूएई की इकोनॉमी के लिए बहुत बूस्ट कर सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। आप हाई प्रोफाइल लोगों को दोगे, एंटरटेनर्स को, एक्टर्स को दोगे, एंटरप्रेन्योर्स को दोगे, स्टूडेंट्स को, तो ऐसे लोग जो यूएई में आकर के काम के हो सकते हैं, उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं, उनको ये लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है। 2019 में यूएई ने ये गोल्डन वीज़ा देना शुरू किया था। काफ़ी सारे इंडियन पर्सनैलिटीज़ को मिल चुका है। ओके, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया की जो एक शॉर्ट फिल्म थी जो कान फेस्टिवल के अंदर नॉमिनेट हुई थी, कैन बोलिए या कान बोलिए, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कान्स भी बोलते हैं, कैन भी बोलते हैं। सो इंडिया सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, इसको सिनेफ प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसने ये प्राइज जीत लिया है, कैन फिल्म फेस्टिवल या कान फिल्म फेस्टिवल 2024 जो कि फ्रांस में हो रहा है वहाँ पे। ओके, सो सिनेफ प्राइज उस कैटेगरी के लिए नॉमिनेशंस लेता है जो किसी ना किसी फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बनाया हो। ओके, सो हमारे यहाँ से सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, ये जो मूवी है कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बनाई? FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के अंदर जो है, और काफ़ी सारे अच्छे कलाकार यहाँ जाकर के सीखते हैं एक्टिंग, और उसी में है चिदानंद एस नायक, इनकी है ये शॉर्ट फिल्म, चिदानंद एस नायक। सो इंडियन फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, इसने जीता है लास्ट सिनेफ फॉर बेस्ट शॉर्ट एट कांस या शॉर्ट फिल्म एट कांस, ठीक है। और जो मेन फीचर फिल्म होती है उसमें हमारा नॉमिनेशन बहुत सालों बाद इस बार गया, कौन सी मूवी थी वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, तो ये तो लास्ट सिनेफ कैटेगरी के लिए था। फिर पाम डियोर बेस्ट फीचर फिल्म, उसके लिए हमारा नॉमिनेशन कौन सा गया वो आप मुझे बताओगे। इंडियन फिल्म मेकर चिदानंद एस नायक की ये फिल्म है, पहला प्राइज लेकर के आई है, 77th एडिशन कान फिल्म फेस्टिवल का इस बार हुआ, और 15,000 यूरोस का ग्रांट फर्स्ट प्राइज के तौर पे दिया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं डीडी किसान की तरफ, और डीडी किसान होता जा रहा है धीरे धीरे हाईटेक। सो डीडी किसान जो है सरकार का चैनल है और पर्टिकुलरली खेती के लिए डेडिकेटेड है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दूरदर्शन किसान। अब ये लॉन्च करेगा 2 AI एंकर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स होंगे, और वो आकर के अब न्यूज़ सारी बताएंगे। फायदा क्या है? 24/7 इन एंकर्स को यूज़ कर सकते हो, थकेंगे ही नहीं, बहुत सारी भाषाओं के अंदर बोल सकते हैं, राइट। तो डीडी किसान लॉन्च करने जा रहा है 2 एंकर्स, AI कृष एंड AI भूमि, मेल और फीमेल होंगे, AI कृष और AI भूमि, और ये कहा जा रहा है कि कल लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। ये 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, हमारे कंट्री की भी और बाहर की, टोटल 50 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। और दूरदर्शन किसान को लॉन्च किया गया था 2015 में, पर्टिकुलरली खेती और बागवानी जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए इसको लाया गया था। क्लियर है? चलो अगली न्यूज़ आ रही है साइबर सुरक्षा, एक एक्सरसाइज हुई उससे रिलेटेड। जैसे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखते आ रहे हैं इतने टाइम से, इसी तरह से अब एक साइबर एक्सरसाइज हुई, साइबर सुरक्षा 2024, जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी पार्टिसिपेट किया। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज दिस एक्सरसाइज ऑल अबाउट। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, राइट, और इसको किसने कंडक्ट करवाया? डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया, डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया 20 से 24 मई, और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है? देखिए, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहांस करना, और जितने भी हमारे डिफेंस के विंग्स हैं जो इस साइबर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं वो आपस में बेटर कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे काम कर सकते हैं।
राइट। तो अगर कभी साइबर अटैक होता है तो किस तरह से आपको क्या करना है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या होता था, सामने वाला अगर इस तरह से अटैक कर दे तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे, यही सारी तो ड्रिल्स होती थी। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज के अंदर भी सेम तरह की ड्रिल्स हुई कि अगर कोई साइबर अटैक होता है तो कैसे करना है, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की गई। सो कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा नाम से कंडक्ट की गई और इसमें CDS जी ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बोला कि हमारी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फर्दर उनको डेवलप करना है और सिनर्जी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो मिलकर के हमारी साइबर सुरक्षा इंश्योर करते हैं, उनका आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। गॉट इट? किसने कंडक्ट करवाया? डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया ने करवाया है। अगली न्यूज़ की ओर रुख करेंगे और अब हम चलेंगे इंडोनेशिया, बाली। इंडिया में तो बहुत गर्मी चल रही है ना, तो चलो बाली घूम के आते हैं। बाली में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम की मीटिंग चल रही है। ठीक है, हर 3 साल में मीटिंग होती है और ग्लोबली पानी के मुद्दे पे अगर सबसे बड़ी मीटिंग कोई होती है तो वो यही होता है, वर्ल्ड वाटर फोरम की मीटिंग। ओके, वर्ल्ड वाटर फोरम ये रहा, 10th एडिशन इस बार हुआ। 10th एडिशन वर्ल्ड वाटर फोरम का कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया के बाली के अंदर हो रहा है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इज वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। और ये बस आज ही खत्म हो रहा है। इसको जॉइंटली कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड वर्ल्ड वाटर काउंसिल। वर्ल्ड वाटर काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया मिलकर के इसको होस्ट कर रहे हैं। थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी और कुछ सब थीम्स भी हैं कि जिनके ऊपर मेन चर्चा की जा रही है। वाटर सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी कैसे इंश्योर करें, जो वाटर है ह्यूमंस और नेचर दोनों के बीच में बैलेंस करना, डिजास्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, वाटर से रिलेटेड जो डिप्लोमेसी है, कोऑपरेशन है, वो कैसे अचीव करें, वाटर फाइनेंस सस्टेनेबल हो एंड नॉलेज एंड इनोवेशन। ये सारे कुछ सब थीम्स रखे गए जिनके ऊपर डिस्कशन हुए हैं। ठीक है, लाइक आई वाज टेलिंग यू, वर्ल्ड वाटर फोरम दुनिया का लार्जेस्ट इवेंट है जो पानी के ऊपर होता है। कब से हो रहा है? 1997 से हो रहा है। हर 3 साल के अंदर अलग अलग देशों के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। ओके, इस बार कहाँ हुआ? 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इंडोनेशिया, बाली के अंदर हो रहा है। कौन है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट? जोको विदोदो। जोको विदोदो। ओके, पक पक पकैक। What is this? This is a chicken, rooster, मुर्गी, कुछ भी आप बोलिए। सो ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है उस ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहला ह्यूमन केस ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू जो मेजरली पोल्ट्री के अंदर देखा जाता है और दूसरी बर्ड्स में भी होता है और उनसे जो लाइफ स्टॉक है उनमें भी हो जाता है और रेयर केसेस में इंसानों में भी जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट केस अभी तक का हिस्ट्री में ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ बर्ड फ्लू जिसे H5N1 भी बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ए टाइप। ओके, तो ये खतरनाक होता है बिल्कुल और इंसानों में यूजली कम होता है, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में आओगे इन्फेक्टेड बर्ड्स के तो आपको हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू रिपोर्ट किया गया है और ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि जिस बच्चे को ये बर्ड फ्लू हुआ है वो थोड़े ही टाइम पहले इंडिया जाकर के आया था, तो प्रॉब्ली वहीं से वो कैच करके आया है। पहले उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, नाउ ही स्टेबल, तो परेशानी की कोई वजह नहीं है एज पर ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स। अब ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि ये रिवील नहीं किया कि इंडिया में कहाँ जाके आया था ताकि हम भी टेस्टिंग वगैरह करवा सकें, तो इंडियन ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया में देखेंगे कि भाई और केसेस तो नहीं है ह्यूमन बर्ड फ्लू के। सो पहला कंफर्म केस ह्यूमन बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी H5N1 का ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट किया गया है। 1996 से ये जो बर्ड फ्लू है ये एक वायरस की वजह से होता है, H5N1 वायरस। तो ये जो बर्ड फ्लू वायरस है ये डोमेस्टिक या वाइल्ड बर्ड्स में देखा गया है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना। ये चाइना को पता नहीं वायरस से क्या प्रेम है ना, यहीं से अधिकतर चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, कुछ केसेस में वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है जो बर्ड के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं और इनमें जो फेटलिटी रेट है 50% से भी ज़्यादा है। तो अगर इंसान को बर्ड फ्लू हो जाता है तो फेटल होने के यानी डेथ होने के चांसेस 50% से भी ज़्यादा हैं, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज WHO के हिसाब से। अगर WHO की बात माने हम, जो हमें मान लेनी चाहिए, 2022 में 67 कंट्रीज़, 5 कॉन्टिनेंट में ऐसी 67 कंट्रीज़ थी जहाँ पे H5N1 का ब्रेक हाई पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI का आउटब्रेक देखा गया। यानी 67 कंट्रीज़ में बर्ड फ्लू फैला था 2022 में। और अभी हम थोड़े टाइम पहले देख रहे थे अंटार्कटिका साइड में भी इसके रिपोर्ट देखे गए हैं, अमेरिका साइड से भी रिपोर्ट्स आए थे। लेकिन अगर हम
कंफर्म्ड ह्यूमन केसेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का पहला था और इससे पहले इंडिया में अकेला एक ऐसा कंफर्म केस आया था जो कि हरियाणा के एक बॉय को हुआ था, बस दैट इज इट। बाकी ह्यूमन केसेस इंडिया से और कोई दर्ज नहीं किए गए। चलिए, सो ये बर्ड फ्लू वाला केस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा हमसे जस्ट पहले वाले इंसानों को समझने के लिए। हम हैं मॉडर्न ह्यूमंस, है ना, हम हैं होमो सेपियंस। हमसे पहले कौन थे? निएंडरथल्स थे। वो सबसे हमारे क्लोजेस्ट ह्यूमन हम क्या बोलेंगे, पूर्वज थे। सो निएंडरथल्स कौन से एरिया में रहते थे? वो यूरोप, एशिया, यूरेशिया वाले एरिया में रहा करते थे और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अडेप्ट थी ठंड, ग्लेशियर वाले माहौल को झेलने के लिए। यूजली उनके अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स तो उनके इलोंगेटेड सा हेड होता था, बड़े स्कल होते थे, बट बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये मॉडर्न ह्यूमन और ये निएंडरथल्स को एग्जिस्ट कर रहे थे। जब मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका से निकल के आया यूरेशिया वाले साइड में और वहाँ पे निएंडरथल्स थे, तो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। दोनों में दोनों के अंदर क्या बोलेंगे हम, क्रॉस ब्रीडिंग बोले, या फिर इन दोनों ने अपनी फैमिलीज भी आगे बढ़ाई हैं। मॉडर्न ह्यूमंस में 1 to 2% निएंडरथल्स का जेनेटिक मेकअप देखा जाता है, राइट। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन करीब 40,000 साल पहले ये जो निएंडरथल्स थे ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये गायब हो गए, सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस का लीनिएज आगे बढ़ा। पर ऐसा क्या हुआ होगा कि जो इतने हजारों सालों तक साथ रहे हैं, करीब 2000 ईयर समथिंग तक साथ एग्जिस्ट किया है मॉडर्न ह्यूमन और निएंडरथल्स ने यूरेशिया वाले एरिया में, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि निएंडरथल्स गायब हो गए और हम ही आगे बढ़ गए? तो जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेक्युलेट करते हैं, हिस्टोरियंस जो हैं वो स्पेक्युलेट करते हैं कि हो सकता है जो कंपटीशन रहा होगा सर्वाइवल के लिए उसमें निएंडरथल्स थोड़े पीछे रह गए होंगे, मॉडर्न ह्यूमंस थोड़े ज़्यादा शार्प थे, दे कुड अडेप्ट बेटर टू द चेंजेस जो हो रहे थे एनवायरनमेंट में और रहन सहन में। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी आई होगी, कोई वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया होगा जो निएंडरथल्स उसको झेल नहीं पाए और वो धीरे धीरे उनकी आबादी बिल्कुल खत्म हो गई, जबकि मॉडर्न ह्यूमन उससे अडेप्ट हो गया। तो अब इसी लाइट में अगली न्यूज़ को समझिएगा, बिकॉज एक डेवलपमेंट हुआ है निएंडरथल्स को समझने के लिए। सो ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन वायरसेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन 50,000 ईयर ओल्ड निएंडरथल बोन्स। निएंडरथल्स की बोन्स मिलती हैं, है ना, तो रशिया से निएंडरथल की बोन मिली है केव से और उसके अंदर एक वायरस मिला और उस वायरस के डीएनए को हमने ट्रेस किया है और उससे हमें पता लगा कि अच्छा ये उसी तरह का वायरस है जो मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर भी होता है, यानी हम भी इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन हम तो जीते हैं, तो हो सकता है इसी तरह के किसी वायरस की वजह से निएंडरथल्स की जो पूरी आबादी है वो ग्रस्त हुई हो, उनको इन्फेक्शन हुआ हो एंड दे कुड नॉट सर्वाइव। सो 50,000 ईयर्स पुराना अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन वायरस का जो डीएनए है वो डिस्कवर किया गया है। कहाँ से किया गया? निएंडरथल की बोन से किया गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके। सो निएंडरथल एक्सटिंक्ट स्पीशीज या सब स्पीशीज है आर्केक ह्यूमंस की, हमारे पूर्वजों की, जो यूरेशिया वाले हिस्से में रहा करती थी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ईयर्स अगो, और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। हम काफ़ी टाइम तक को एग्जिस्ट कर रहे थे निएंडरथल्स के साथ यूरोप और एशिया वाले हिस्से के अंदर, और निएंडरथल्स वर वेरी इक्विप्ड कोल्ड ग्लेशियर एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गए कि क्यों चले गए भाई हमें छोड़ करके अकेले यहाँ पे, राइट। तो अब जो माना जाता है, ऐसा अंदेशा है कि क्या पता कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, तो ये जो एंशिएंट डीएनए डिस्कवर किया गया है फ्रॉम 3 वायरसेस, 3 वायरस हैं, उनका डीएनए निकाला गया है 50,000 ईयर ओल्ड निएंडरथल की बोन से, यानी ये वायरस उस समय एग्जिस्ट किया करते थे और निएंडरथल्स की बॉडी में गए थे ये वायरस, राइट। और ये वही वायरस हैं, जैसे पेपिलोमा वायरस है, इस तरह के वायरस जो हमें आज देखने को मिलते हैं वो उस समय थे, और हम जीवित हैं, मतलब हम झेल रहे हैं, और निएंडरथल्स नहीं है तो क्या पता वो उससे मर गए हो। तो ये जो निएंडरथल की बोन्स हैं ये चैग्रस्काया केव रशिया से निकाली गई, वहाँ पे ये पाए गए। हालांकि अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है ये पूरी जो रिसर्च है, तो अभी पता लगाया जाएगा कि वो डीएनए का क्या लेना देना है। अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि अभी बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग इनफ अगो जब ह्यूमंस, अच्छा अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, निएंडरथल्स के पास ये वायरस कहाँ से आए होंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मॉडर्न ह्यूमन जब अफ्रीका से यूरेशिया आया तो ये सारे वायरस अपने साथ अपनी बॉडी में लेकर के आया होगा, फिर जब आप उनकी कम्युनिटी से मिक्स हुए, आप लोगों ने फैमिलीज बनाई, तो उनके अंदर ये वायरसेस गए होंगे और वो झेल नहीं पाए, राइट, तो रिश्ता भारी पड़ गया। सो निएंडरथल्स को हमने ये दे दिए। ओल्डेस्ट वायरल डीएनए अभी तक, इससे पहले जो हमने खोजा था वो 31,000 ईयर पुराना था, हर्पीज वायरस था वो। हर्पीज एक बीमारी होती है, न्यूरो इशू होता है, तो हर्पीज वायरस था जो कि होमोसेपियन के दांत से साइबेरिया से निकाला गया था, 31,000 पुराना। अब 50,000 पुराना वायरस का डीएनए देखा गया निएंडरथल की बोन से फ्रॉम रशिया। क्लियर हो गई न्यूज़? चलो
ओके अगला अब हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी न्यूज़ उठा लेते हैं, और वो ये पहली आ रही है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस है? इंडिया फर्स्ट। सो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की जो अभी सीईओ हैं वो बहुत ही जल्दी रिटायर होने वाली हैं 30 जून को। उनका नाम क्या है? RM विशाखा। उनकी जगह नए एमडी और सीईओ किनको बनाया जाएगा? गांधी जी को। कौन से गांधी हैं ये? ऋषभ गांधी। So Rishabh Gandhi has been decided to be appointed as MD and CEO of India First Life Insurance. ठीक है, गांधी जी से याद रख लो, गांधी जी ने इंडिया को फर्स्ट रखा ना, ऐसे करके याद रख लो। तो ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के नए MD CEO बनेंगे 30 जून के बाद। अगली न्यूज आ रही है IOC से रिलेटेड। तो इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो है उसने लॉन्च किया है लेट्स मूव इंडिया कैंपेन। ओके, लेट्स मूव इंडिया कैंपेन टू इंस्पायर पीपल टू सेलिब्रेट एथलीट्स एट पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक में जो भी हमारे खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं, तो IOC ने एक कैंपेन लॉन्च की है ताकि हम सब उनको चीयर करें, ये बहुत सारे मेडल लेकर के आने इंडिया के लिए। और वो कैंपेन कौन सी है? लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया। सो ये कैंपेन है जिसके तहत बहुत सारे ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ट्रैक्शन किया जाएगा, यानी सब जने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, सब बोलेंगे लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो इंडिया। एंड बहुत सारे स्कूल्स को भी इन्विटेशन दिया गया है टू जॉइन दिस मूवमेंट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। सो इंस्टीट्यूशंस जुड़ेंगे, पर्सनालिटीज़ जुड़ेंगी, कौन सी कैंपेन के साथ? लेट्स मूव इंडिया, ताकि ओलंपिक्स में जो हमारी टीम जा रही है वो चीयर अप रह सके, उनका मोराल बूस्ट हो सके। ओके, अगली खबर आ रही है इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया है कि भारत में एट प्रेजेंट 4000 डॉल्फिन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में हैं। ठीक है, तो गैंजेटिक डॉल्फिन जिन्हें हम गांगेसूस भी कहते हैं, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और इसकी टोटल कितनी आबादी इंडिया में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में अब देखी है या दर्ज की है इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने? 4000, जिसमें से करीब आधी अप्रोक्सीमेटली 2000 यूपी वाले एरिया में ही है। सो ओवर 4000 गैंजेटिक डॉल्फिन्स आर देयर इन इंडिया, ये कहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने। और नमामि गंगे मिशन जो चल रहा है ना, उसकी वजह से डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ गई है ओवर द टाइम गंगा के अंदर, बिकॉज गंगा क्लीन हो गया है, तो वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और 4000 ये डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी में, जिसमें से करीब 2000 उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ही हैं। ना यूपी गवर्नमेंट ने ये जो चंबल नदी है, राइट, चंबल सैंक्चुरी है, चंबल नदी पे ही चंबल सैंक्चुरी बनी हुई है, यूपी MP राजस्थान में शेयर्ड है ये वाला एरिया, तो उसी के एक एरिया को डॉल्फिन सेंचुरी भी डिक्लेयर किया है यूपी गवर्नमेंट ने, ताकि थोड़ा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और अवेयरनेस भी गैंजेटिक डॉल्फिन्स की तरफ बढ़ेगी। सो 2030 तक ये गोल रखा गया है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स है उसकी पॉपुलेशन को हमें डबल करना है बाय 2030। अच्छा, ये इंडिया के अंदर गैंजेटिक डॉल्फिन के कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डलते हैं, जैसे कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी में रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती, सोन, गंडक, चंबल, कोसी, ये जो भी नदियां हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा में लाके पानी अपना छोड़ती हैं, सहायक नदियां हैं, इन सब में ये गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती है और वहाँ पे इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि 4000 इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। ना गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में ये पूरा पोस्टर है जो अभी आप नहीं पढ़ पाओगे, इतने ज़्यादा पिक्सल आपको नहीं दिखेंगे, पर इसमें से सारी मोटी मोटी बातें निकाल करके हमने यहाँ डाल दी हैं। ठीक है, फिर भी वो पोस्टर आपको मिलेगा PDF में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर काफ़ी पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपके काम के होंगे। सो गैंजेटिक डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, ये ओशन में, सीज वगैरह में नहीं मिलती, नदियों में, मीठे पानी के स्रोत में मिलती है, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये वाली रिवर सिस्टम में, और कर्णफूली, सांगू रिवर सिस्टम जो है नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इस वाले हिस्से में इस जो ऑर्गेनिज्म इसको देखा जा सकता है। ब्लाइंड डॉल्फिन्स होती हैं, इनको दिखता नहीं है। गैंगेस डॉल्फिन, गांगेसूस, हीहू इनका और भी कॉमन नेम है, और इनको साइंटिफिकली किस नाम से बुलाया जाता है? प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका, प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका ये इनका जूलॉजिकल नेम है। इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और अगर IUCN कैटेगरी देखें तो एंडेंजर्ड है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन है, अपेंडिक्स 1 साइट्स का प्रोटेक्शन है इसको है, यानी कि अच्छे दर्जे का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ से ना मैं 2 चीज़ें तो बता दूँ। देखो, डेडिकेटेड डॉल्फिन सैंक्चुरी इंडिया में एकमात्र डेडिकेटेड डॉल्फिन सैंक्चुरी कौन सी है? विक्रमशिला सैंक्चुरी बिहार के अंदर, और एक प्रपोज्ड है, और वो है हस्तिनापुर सैंक्चुरी यूपी के अंदर, अभी बनी नहीं है।
चलिए, सो अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं स्विगी। सो आप स्विगी से खाना मंगाते हो, जोमेटो से मंगाते हो, या मम्मी की किचन से या पापा की किचन से मंगाते हो? मैं यूजली जोमेटो कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो स्विगी से आ रही है। सो स्विगी ने शील्ड्स का रिस्क डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म के साथ में एमओयू साइन किया है, पार्टनर किया है, ताकि फ्रॉड प्रिवेंशन और डिटेक्शन कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ा सके। अब भाई बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि फ्रॉड करते हैं, कूपन्स का मिसयूज कर लेते हैं, है ना, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए स्विगी ने किसके साथ में पार्टनरिंग की है? शील्ड कंपनी के साथ में की है। स्विगी पार्टनर्स विद शील्ड फॉर एनहांस्ड फ्रॉड प्रिवेंशन। और जो शील्ड है वो फ्रॉड प्रिवेंशन स्विगी कंपनी में रोकने का काम करेगा। डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ में ये टाई अप किया गया है। तो प्रोमोशंस का अब्यूज़ करते हैं, या फिर आप अलग अलग नंबर से बार बार लॉग इन करके और आप कोड्स वगैरह यूज़ कर लोगे, प्लेटफॉर्म डिस्काउंट्स को एक्सप्लॉइट करना, इंसेंटिव्स, बोनसेस, तो इन सब चीज़ों को कौन कहाँ किस तरह से अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए स्विगी ने किसके साथ पार्टनर किया है? शील्ड के साथ पार्टनर किया है। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, जो जेन्युइन यूजर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस थोड़ा एनहांस होगा, और जो फ्रॉडुलर्स होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो उनके टुवर्ड्स सर्विसेज थोड़ी कम की जा सकती है। अगली जो न्यूज़ है ये बेसिकली न्यूज़ कम और एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये भी चलन में है, एंड द वर्ड इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जाती है और वर्क प्लेसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जाती है। गैस लाइटिंग का मतलब है कि आप बहुत टॉक्सिक ट्रेट दिखा रहे हो टुवर्ड्स द अदर पर्सन, कि अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरा एम्प्लॉयर है, मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे मेरी किसी भी कही हुई बात को बोल देता है कि नहीं 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 तो आप ही की गलती है, आप ही में दिमाग नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, फिर भी मुझे रॉन्ग प्रूव किए जा रहे हो, मेरा इतना मोरल डाउन कर रहे हो कि मेरा कॉन्फिडेंस खुद पे से खत्म हो जाए, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं गैस लाइटिंग के अंदर टर्म की जाती हैं। ठीक है, आप अपनी ही जो भी रियलिटी चल रही है उसको क्वेश्चन करने लग जाओ कि मैं सही तो कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें, और ये कन्विंस करना कि आप कोई प्रॉब्लम लेके अपने सीनियर के पास जाओ तो उनको बोलना नहीं नहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप ही के अंदर है, आप ही की गड़बड़ की वजह से ये हो रहा है। देन आप विक्टिम हो, लेकिन आपको आप ही को गलत ठहरा दिया जाना कि नहीं आपकी वजह से दूसरे लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं। सामने वाला झूठ बोल दे आपसे जबकि उसके पास प्रूफ भी नहीं है और आपका नाम लगा दे कई चीज़ों के अंदर, ऐसा बिहेवियर प्रोजेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर ऑन यू। ठीक है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपकी वजह से ऐसा हॉस्टाइल बिहेव कर रहे हैं, वरना वो ऐसा नहीं करते। एंड टेलिंग यू दैट यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, अगर आप बोलते हो ये इशू आ रहा है वो आ रहा है, नहीं नहीं आप इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो भी हॉस्टिलिटी आपके टुवर्ड्स की जाती है, वर्क प्लेस पे हो या रिलेशनशिप में रियल लाइफ में हो, उसको गैस लाइटिंग कहा जाता है। तो अब हम गैस लाइटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कभी व्हाट इज वर्क प्लेस गैस लाइटिंग, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो ये जो फ्रेज है ये 1938 के एक प्ले गैस लाइट से आता है, जिसमें वाइफ इज मैनिपुलेटेड बाय हर हस्बैंड, कि दुनिया वो जिस तरह से देख रही है, हस्बैंड उसको मैनिपुलेट करता जाता है, उसके दिमाग के साथ खेलता जाता है कि जो आप देख रहे हो, जिस तरह से देख रहे हो चीज़ें उस तरह की है नहीं, मेरी नज़रों से देखो। तो उसकी नज़रों से दिखाने के चक्कर में वाइफ की रियलिटी पूरी ट्विस्ट कर देता है। सो 1938 का एक प्ले आया था गैस लाइट, उससे गैस लाइटिंग टर्म लिया गया है। नाउ ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो भी कोवर्कर्स हैं उनको इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और यूजुअली उनके सीनियर्स या बॉसेस जो हैं वो इशू लेकर के आते हैं। इस हद तक एक इंसान अपनी रियलिटी क्वेश्चन करने लग जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी खराब है क्या, मैं भूल गया क्या, कि नहीं नहीं आपको गलत याद है। वो बेचारा क्वेश्चन करने लगेगा, अच्छा मुझे ही गलत याद है क्या, ओहो मेरी तो मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है, राइट। तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर मेमोरी, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर परसेप्शन कि शायद मेरा ही नज़रिया गलत है, मेरी ही समझ गलत है, तो वो आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। देन यूजुअली जो लोग चार्ज में हैं, बॉसेस हैं, कोवर्कर्स हैं, वो गैसलाइटिंग से एक इंसान, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये मैनिपुलेशन या खिलवाड़ होता है आपकी साइकी के साथ में, उसको गैसलाइटिंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? सो बस यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टर्म, राइट। डिनाइंग एंड डिस्टॉर्टिंग फैक्ट, आप कोई कंसर्न लेके जाओ तो उसको ट्रिवियलाइज कर देना, अरे बहुत छोटी सी बात है इसको छोड़ो। ब्लेम शिफ्ट करना, मीटिंग चल रही है, आपने कुछ नहीं किया पर आप ही को विक्टिम बना देना कि नहीं, मतलब आप ही को गलत ठहरा देना। इन्फॉर्मेशन जान करके आपसे आधी छुपा लेना और आप अपना पूरा काम ढंग से नहीं कर पाओ, आपको सबसे अलग थलग छोड़ देना, सब लंच साथ में कर रहे हैं, आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा। या फिर इंटिमिडेट करना, आपकी पर्सनालिटी, सामने वाले की पर्सनालिटी या बातों या इन्फॉर्मेशन के तरीके से आपको डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें गैसलाइटिंग का पार्ट बनती हैं। गॉट इट? चलिए लास्टली अब हम चलते हैं 2-3 स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सुन करके जाइएगा, ठीक है। चलो, सो
मरियप्पन थंगवेलु ही हैज वन गोल्ड इन हाई जंप। और कहाँ की बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जो कि कोबे जापान के अंदर चल रही है। सो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर हाई जंप में T63 कैटेगरी हाई जंप में मेंस में मरियप्पन थंगवेलु गोल्ड लेकर के आए हैं। और ये थोड़े टाइम पहले जो टोक्यो 2021 पैरालंपिक्स हुए थे तब भी गोल्ड लाए थे इसमें, और रियो 2016 ओलंपिक्स हुए थे तब भी गोल्ड लेकर के आए थे, और अब इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड लिया है। किसमें? हाई जंप में। इसी में सुमित अंतिल ने भाला फेंकने यानी जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल किया है, सेम जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पैरा कैटेगरी की चल रही है उसमें। ठीक है, सेम इसी चैंपियनशिप के अंदर एकता भयान है, ये गोल्ड लेकर के आई हैं। किस चीज के अंदर? F51 क्लब थ्रो। इस तरह का एक ये चीज होती है और इसको थ्रो किया जाता है, जैसे शॉटपुट होता है, डिस्क थ्रो होता है, ऐसे क्लब थ्रो होता है। तो क्लब थ्रो में फीमेल में F51 क्लब थ्रो कंपटीशन के अंदर गोल्ड एकता भयान ने अचीव किया है, वही सेम पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। ठीक है, और ये जो पूरा चैंपियनशिप चल रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ये आज खत्म हो जाएगा, तो अब इसके बाद ज्यादा न्यूज हम इसकी नहीं पढ़ेंगे। देन लास्टली टोनी क्रूज रिटायर होंगे फुटबॉल से यूरो 2024 चैंपियनशिप के बाद में। सो रियल मैड्रिड की तरफ से ये खेलते हैं टोनी क्रूज, और यूरो 2024 के बाद he'll be retiring from this particular sport। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। टोनी क्रूज कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं और कौन से किसको रिप्रेजेंट करते हुए खेलते हैं? रियल मैड्रिड एंड फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये हो गया आज का पूरा पढ़ने वाला काम खत्म। अब हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले कल संडे है, आपका वीकली सेशन आता है, लेकिन अब हमने वीकली सेशन का फॉर्मेट कर दिया है चेंज। अभी तक आप पहले पूरा थ्योरी पढ़ते थे, फिर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, अब हमने उसको एमसीक्यू फॉर्मेट कर दिया है। तो कल से आपको एक नया फॉर्मेट देखने को मिलेगा एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन का। डू नॉट मिस आउट टुमारो सेशन एट 12 नून। चलो रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करो फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूरदर्शन किसान इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल ऑफ इंडिया विद एआई एंकर्स। बिल्कुल सही है, कृष और भूमि लेकर के आएंगे। दे कैन स्पीक इन 20 लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। 20, 50 लैंग्वेजेस, तो 2 तो नहीं है भाई, ओनली ए। दिस इज राइट। विच इंडियन फिल्म हैज वन फर्स्ट प्राइज इन 27th लास्ट सिनेफ कैटेगरी ऑफ 77th कान फिल्म फेस्टिवल। कान फिल्म फेस्टिवल की लास्ट सिनेफ कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्राइज कौन सी शॉर्ट फिल्म लेके आई है? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। Who won gold medal in women F51 club throw competition at World Para Athletic Championship? World Para Athletic Championship जो कोबे जापान में चल रही है, उसमें F51 women club throw में गोल्ड किसने लिया है? अभी पढ़ी हमने न्यूज। किसने लिया है भाई? एकता भयान ने लिया है। D will be the right answer. Which company has Swiggy collaborated with to enhance its fraud prevention capabilities? फ्रॉड को कम करने के लिए स्विगी ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? क्या नाम है उस कंपनी का? शील्ड के साथ किया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन नॉर्थ इंडियन ओशन, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को हिट कर सकता है बहुत ही जल्दी। तो रेमल नेम कौन सी कंट्री ने दिया है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये हो गया आज का पूरा सेशन खत्म है। रियली होप जो भी समझाया समझ में आ गया होगा। अगला हफ्ता शुरू करेंगे मंडे को। अब मैं आपको मिलूंगी, कल आपका वीकली सेशन होने वाला है। जाते जाते एक छोटा सा थॉट, बहुत समय में नहीं लूंगी, ये अच्छा थॉट है, मैंने अपने सोशल हैंडल पे भी डाला था। जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहें, रिचा शर्मा 2325 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यू कैन ज्वाइन मी देयर, राइट। इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ, है ना। भगवान को पूजना अच्छा है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो अच्छा है, लेकिन इंसानियत उससे ऊपर नहीं आ जानी चाहिए। जिसको हमने देखा नहीं, हम उसको बचाने में जुड़े हैं। मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर, मेरा मसीह, मेरा ये, मेरा वो, और उसके चक्कर में हम इंसान आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। इस हद तक किसी भी ईश्वर के अंदर, ईश्वर मतलब किसी भी हायर पावर में इतना भी मत उलझिएगा। और एक और थॉट है, न कभी इतने देशभक्त बनना कि घायल को उठाने झंडा जमीन पर न रख पाओ तुम, ठीक है। देशभक्ति और धर्म दोनों बहुत जरूरी हैं। इंसानों को बांधता भी, इंसानों को तोड़ता भी है, डिपेंड करेगा आप किस हिसाब से इसको देखते हो। लेकिन एक हद तक ही धार्मिक और एक हद तक ही देशभक्ति अच्छी है।
कौन सी हद तक? जब तक इंसानियत की हद आपसे नहीं छूट रही। अगर सामने घायल दिखा है और हाथ में झंडा और आप रख नहीं पा रहे हो उसको हाथ देने के लिए, तो ऐसी देशभक्ति किस काम की, सोचने वाली बात है। और अगर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं उस हायर पावर को बचाने के लिए, तो हायर पावर भी देख के सोचता होगा क्या कर रहे हो यार। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। सोचिएगा जरूर। मिलेंगे मंडे को दिन में 12 बजे। बाय बाय।